हाय, दिस इज़ कृष्णा पाल हियर। सो पहले आपने पार्ट 1 में देखा होगा द अनबीटेबल एसेट द गोल्ड। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पार्ट 2 द अनबीटेबल एसेट द गोल्ड। तो इस वीडियो में आपको क्या दिखाया जाएगा? गोल्ड के चार्ट्स। गोल्ड कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन से भाव पे खरीदना है, कौन से भाव पे बेचना है, इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपने पार्ट 1 में क्या क्या देखा था? गोल्ड प्राइस, ठीक। दूसरा देखा था ईटीएफ। ईटीएफ क्या होते हैं? तो मैं आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ चुकी है, ईटीएफ। और तीसरा आपको सिखाया था मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको गोल्ड के चार्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चीज़ आपको अगर समझ में आ गई तो गारंटी आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको गोल्ड कब खरीदना है और कब बेचना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको मैंने क्या दिखाया था कि एक प्राइस ऊपर जाने के बाद वहाँ से सप्लाई आनी शुरू होती है तो उसको बोला जाता है सप्लाई आनी। वहाँ से लोग बेचना शुरू करते हैं तो अपने उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर जहाँ से डिमांड आनी शुरू होती है उसको अपने सपोर्ट बोलते हैं। वो अपने को बाद में पता चलता है कि हाँ यहाँ से सपोर्ट बन रहा है। तो ये जो सपोर्ट बन रहा है तो फ्यूचर के लिए भी ये सपोर्ट बन चुका है और रेजिस्टेंस ये फ्यूचर के लिए भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे इसने टच करके वापस नीचे आ गया, यहाँ पे टच करके वापस नीचे आ गया, तो ये अपने को पता चल रहा है ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी दीवार है जो ये तोड़ नहीं पा रहा है और जब वो इसको तोड़ेगा, जब उसको तोड़ेगा मतलब उसको बोलेगा अपने ब्रेकआउट। और जब भी ये ब्रेकआउट होगा तो अपने को यहाँ पे बाय करना है। और वो जितना समय इस रेंज में घूमेगा उतना अपने को फ़ायदा है। जितना बड़ा रेंज में घूमेगा उतना बड़ा वो मूव आएगा, उतना बड़ा वो तेज भागेगा। तो ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीडियो, फर्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाया था कि ये कैसे दिखता है। आज हम जाके इसको देखेंगे चार्ट्स पे ये कैसे बनाएंगे अपने। तो इसमें आप देखो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। इसमें आपको मैं ये बता दूंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। तो यहाँ से देखो ये प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर जाने शुरू हुआ। तो यहाँ से इसमें स्टॉक में क्या सप्लाई आनी शुरू हो गई। तो अपने को पता चलेगा कि एक ऐसा लेवल था जहाँ से सप्लाई आनी शुरू हुई है। तो अपने इसको क्या देंगे नाम, रेजिस्टेंस नाम दे देंगे। ये लेवल से क्या एक रेजिस्टेंस है। तो वो अपने के लिए ये रेजिस्टेंस आज के लिए रेजिस्टेंस नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अपने को ऐसा लाइन दौड़ देगी तो ये फ्यूचर के लिए भी रेजिस्टेंस होगा। अब जब भी इस प्राइस इसके ऊपर जाएगा, जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो अपने को गोल्ड में या कोई भी स्टॉक में बाय करना है। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से एक डिमांड आई तो अपने को पता चल गया कि ये एक सपोर्ट है। अभी सपोर्ट पता चलने के बाद वापस प्राइस ऊपर गया, वहाँ से फिर क्या वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर वो वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर। तो हमको ये भी पता चल गया कि ये भी एक सपोर्ट बन रहा है। अभी हमको पता चल गया कि इसमें दो दो सपोर्ट है। फिर वो वहाँ से नीचे आने की कोशिश किया, वहाँ से ऊपर आने, तो ये भी अपने को एक पता चल गया कि ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन अपने इधर भी बना देंगे। तो हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन पहले से थी और एक दूसरी है, एक सपोर्ट 1 है, एक सपोर्ट 2 है फ्यूचर के लिए। जब भी इस रेजिस्टेंस लाइन के एक चीज़ आपको दिखा दूँ, ये जो लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, जब तक कोई कैंडल, इसको एक कैंडल बोले जाते हैं, जब तक कोई कैंडल इसके ऊपर जाके बंद ना होए तब तक हमें उसे लेना ही नहीं है। अब तो जैसे समझ लो कि यहाँ पे ऊपर जाके बंद नहीं हुई, ऊपर गया था पर ऊपर गया लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हुआ तो हमें इसको नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऊपर जाके रही तब इसको हम लेंगे, ठीक। तो इसमें देखो जैसे इसके ऊपर गई और ये कैंडल इसके ऊपर बंद हुई तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। अपने को पता है कि एक यहाँ पे हमने बाई तो कर लिया लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ी दीवार थी जो इससे भी बड़ी दीवार थी, यहाँ से शुरू हुई थी। तो इसके ऊपर देखो, जहाँ से ऊपर आने के बाद 2 महीने लगे, फिर वापस इसके ऊपर ये बंद हो गई। जैसे ये बंद, हमको ये भी पता चल गया कि इसने दूसरी दीवार भी तोड़ दी है, तो इसके दूसरी रेजिस्टेंस भी इसने तोड़ दी। उसके बाद उसका बड़ा अपमूव शुरू होता है। तो उसका ये बड़ा अपमूव शुरू हो चुका है और जितना समय वो एक रेंज में घूमेगा, ये कम से कम इसने इतना टाइम लगा दिया
घूमने में। ये कम से कम कितना टाइम था आपको बता दूँ, ये कम से कम 10 ईयर्स था। 10 साल लग गए थे इसको, और जैसे ही उसने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया उसके बाद ये बहुत तेज़ी से भागा। तो आई होप आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ सिंपल में और फास्ट में। एक लेवल था जहाँ पे रेजिस्टेंस वहाँ से सप्लाई शुरू हुई, ये सपोर्ट था तो S1 सपोर्ट बना, R1 रेजिस्टेंस बना। यहाँ से वापस गिरना शुरू हुआ तो ये R2 रेजिस्टेंस बना, ये S2 सपोर्ट बन गया। अब जब भी ये R2 के ऊपर जाके कोई कैंडल बंद होती है तो अपने को वहाँ पे बाई करना है। जैसे R1 के ऊपर जाके हो तो हमको यहाँ पे बाई करना है, सिंपल। और उसके ऊपर वो कैंडल बंद होनी चाहिए, और जितना लंबा समय वो लगाएगा उसके अंदर घूमने में उतना बड़ा वो अप मूव देगा। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ बताई थी, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको मैंने पार्ट 1 में बताई थी। आपको अगर फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो आप नॉर्मली कोई भी ज्वेलरी शॉप में जाके बाई कर सकते हो। आपको डिजिटल कोई बाई करना है गोल्ड में तो आप ETF थ्रू बाई से कर सकते हैं, गोल्ड ETF। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था कि कौन से ETF होते हैं गोल्ड के, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि गोल्ड के कौन से ETF होते हैं। गोल्ड 20 जिसकी प्राइस चल रही है 48.51। गोल्ड का शेयर है ETF जिसका नाम दिया है गोल्ड शेयर, उसकी प्राइस चल रही है 4948.6, 4948। उसके बाद चल रही है कोटक गोल्ड। ये सब ETF है, इनके अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम है और इनकी ETF की प्राइस है। तो कोटक गोल्ड का कितना प्राइस है 487। उसके बाद SETF मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ETF है, ठीक। तो उसका प्राइस है 4947। उसके बाद HDFC का भी है, HDFC म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF, तो उसका प्राइस है 4955। तो ये सब के प्राइस अलग अलग हो गए। वो कंपनी डिसाइड करती है, वो बड़ी इंस्टीट्यूशन डिसाइड करते हैं उनको कितना बेस वैल्यू रखना है। इसका बेस वैल्यू 1000 होगा, इसलिए गोल्ड इतना बड़ा होगा तो इनका फेस वैल्यू बड़ा होगा। इनका फेस वैल्यू 10 हो सकता है, इनका फेस वैल्यू किसी का 100 होगा, किसी का 200 होगा, किसी का 1000 होगा। वो उनका डिसाइड करते हैं, वास्तव कितना बड़ा है वो इनका दिखता है। तो ये सब ETF के नाम थे। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ETF में आपको बाय करना है। आपको मेन 2 चीज़ दिखा होगा, एक तो गोल्ड 20 का ETF दिखा होगा और एक HDFC म्यूचुअल फंड का गोल्ड ETF दिखा होगा, ठीक है। तो ये था गोल्ड ETF के बारे में। अभी मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पार्ट 2 के लिए शुरू करने वाला हूँ वो अब हम देखेंगे, गोल्ड के चार्ट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द वीडियो। अगर आपको गोल्ड के चार्ट्स देखने के बाद आपको भरोसा आ गया ना तो आप पक्का गोल्ड में बाई करोगे। हम शुरू करते हैं अभी। तो अभी कैसे शुरू करते हैं, तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लिखो ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखने के बाद इस पर क्लिक करो तो ऐसा ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा। उसके बाद आप लिखो सर्च में GOLD गोल्ड। तो गोल्ड में आपको इधर दिख रहा होगा गोल्ड फीचर्स और इधर इंडिया का कलर दिख रहा होगा फ्लैग। गोल्ड फीचर्स में क्लिक करने के बाद पहला सिलेक्ट करो, तो ये हो गया गोल्ड का। यहाँ पे लिखा हुआ है फुल फीचर चार्ट, तो इस पर क्लिक करो तो ये हो गया अपना गोल्ड का चार्ट ओपन। तो हम यहाँ पे देखो ये टाइम है, आपको कौन से मंथ का कितने, एक कैंडल कितने टाइम का देखना था। हमने हमेशा मंथ देखेंगे, 1 मंथ। अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना तो ये गोल्ड का 1 मंथ का चार्ट है, ठीक। ये है गोल्ड का 1 मंथ का चार्ट। तो इसमें अपने अभी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें गोल्ड के डेटा इंडियन रुपीज़ में कम है, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया, क्योंकि USD करेंसी में गोल्ड देखना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। और USD करेंसी का जब मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा
आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड में मैं आज ही बाई कर लूँ, आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं आज ही बाई कर लूँ। तो उससे पहले आप इंडियन रुपीस में देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें क्या हुआ है, यहाँ से गोल्ड ऊपर गया था, ठीक, फिर वहाँ से क्या हुआ, वो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद क्या हुआ, अपने को पता चल गया कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है गोल्ड में। ये प्राइस, वो प्राइस था 32,132, प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। तो वो प्राइस था 32,132। तो जब भी कोई कैंडल, और जब तक इसके ऊपर नहीं जाए तब तक तो अपने को बाई ही नहीं करना है। जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर जाने होके बंद हो जाएगी तब जाके अपने को बाई करना है। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल बाई हुई है, ये वाली ग्रीन। तो ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बाई हो चुकी है, ठीक। तो ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बाई हो चुकी है। तो इसके ऊपर ये बंद होने के बाद तो अपने यहाँ पे गोल्ड में बाई करना था। सिंपल है, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कोई भी कैंडल बंद होती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे, ये इसके ऊपर गई, आपको महीने के एंड में देखना है। अगर ये इसके ऊपर जाके महीने के एंड में बंद हुई है, नहीं हुई, तो आप यहाँ पे नहीं लोगे। ये हाँ, ये बंद हुई, अपने यहाँ पे लेके गोल्ड में बड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो आपने समझ लो ये महीने की एंड हुई है, यहाँ पे आपको दिखेगा OHLC है, यहाँ पे आपको दिखेगा कितने महीने क्लोज हुआ है। तो ये कैंडल पे अभी आपको दिख रहा होगा क्लोज C33096, तो कितने पे बंद हुई थी और डेट कौन सी थी, नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे डेट दिख जाएगी। तो 1 जन 2009, तो 1 जन 2019 को आपको बोला गया था कि गोल्ड में ब्रेकआउट आया है और प्राइस था क्लोज कितने हुआ 33,096। तो वहाँ पे आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए था। और कितने समय लगा उसको, यहाँ से रेजिस्टेंस था इसका, ये रेजिस्टेंस था उसका कुछ 2016 से 2019, 3 साल का रेजिस्टेंस। कितने साल का, 3 साल का। जितना लंबा समय लगेगा उतना बड़ा उसमें ब्रेकआउट आता है। तो 3 साल के ब्रेकआउट के बाद गोल्ड में ये ब्रेकआउट आया, उसके बाद गोल्ड का प्राइस 32,000 से नॉन स्टॉप 55 अभी तक नॉन स्टॉप चल रहा है। तो ये था गोल्ड का प्राइस। तो अभी मैंने और कुछ डेटा निकाल के रखा। अभी गोल्ड का प्राइस तो आपको ब्रेकआउट, आप तो एक दो चीज़ें, गोल्ड की फिजिकली डिलीवरी बाई कर दो या गोल्ड के ETF ले लो। तो ये तो गोल्ड की फिजिकली आपको पता चल गया, ठीक है, आपने शॉप में जाके ले ली। तो तब देखते कि गोल्ड का प्राइस क्या था, गोल्ड के ETF का। जैसे हम गोल्ड 20 देखते हैं, ये रहा गोल्ड 20 का प्राइस। तो इसका 1 जन देखते हैं, ये देखो 1 जन 2019 का उसका प्राइस था क्लोजिंग 29.35। ये यहाँ पे ये कैंडल थी तो इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 29.35। तो 29.35 पे अपने को गोल्ड के 20 बाई करने थे, तो 29.35 से वो नॉन स्टॉप 48 गया। तो जो गोल्ड प्राइस 33,000 से 55 गया था, तो वो कितना 3 साल में कितना हुआ, 2016 से 2019-20 तक 4 साल में 66% गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, 66%। और आपको गोल्ड के फिजिकल डिलीवरी ज्वेलरी नहीं लेनी थी, तो आपने गोल्ड के ETF में बाई कर दिया था। जो प्राइस आ रहा था 2019 को, 1 जन को 2019 की क्लोजिंग प्राइस थी 29.35, मतलब समझो 30 रुपये पे बाई किया होता, आज उसकी प्राइस 48 है। तो उसमें भी आपको कम से कम 65% रिटर्न मिल रहा है। तो इसमें क्या पता चला, अगर आप गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकते, गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो गोल्ड के ETF खरीद लो। वो भी आपको गोल्ड का जितना परसेंट रिटर्न गोल्ड बढ़ा है उतना ही परसेंट गोल्ड का ETF भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि गोल्ड के ETF में भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ये तो गोल्ड 20, अभी HDFC का देखते। 1 जन 2019 इसका प्राइस था 3103। यहाँ पे आपको प्राइस दिखा, मैं इसके कैंडल के ऊपर हाथ रख रहा, ये 3009। तो इसका प्राइस था कुछ 3,000 रुपीज़ अप्रॉक्स लेके चलते। आज उसका प्राइस है 4955, वो भी कम से कम 65% बढ़ गया। इसका पता क्या, अपने को पता चलता है कि जितना गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उतने उसके ETF का प्राइस बढ़ेगा। तो आपने गोल्ड में बाई नहीं किया होता तो डिजिटली आप गोल्ड के ETF में बाई कर सकते थे।
तो ये था इस गोल्ड के ईटीएफ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट। तो आपको पता चल गया चार्ट्स देख के भी कैसे पता चलता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गोल्ड प्राइस इन यूएस डॉलर। अब बहुत ध्यान से देखना, ये है, इसमें डेटा ज़्यादा है, ठीक। तो इसको मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना। तो इसमें डेटा शुरू होता है 1998 से। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस था जहाँ से वो गोल्ड का प्राइस गिरना शुरू। तो ये प्राइस कौन सा था, 329 प्राइस था 329। तो वो अपना रेजिस्टेंस बन चुका था। अब जब भी इसके ऊपर जाएगा, तो अपने को गोल्ड में बाई करना है। यूएस डॉलर ने बता दिया कि गोल्ड में, यूएस डॉलर में बाई करने का आता है ऐसा कुछ, तो समझ लो कि वर्ल्ड में समझ लो कि गोल्ड में बाइंग आने वाली है, ठीक। तो ये था यूएस डॉलर में कितना समय, 1998। देखो यहाँ पे ये ऊपर गया था लेकिन इसके ऊपर बंद नहीं हुई, तो हम नहीं लेंगे। तो देखो 1997 से लेके, और कब ब्रेकआउट है, ये कैंडल आई। तो ये कौन सा ईयर था, 2003। तो अप्रॉक्स हम लोग 5 ईयर्स से 6 ईयर्स पकड़ के चले। कितना साल लगा अपने को, 5 ईयर्स लगे अपने को। कितना साल लगे, 5 ईयर्स लगे। इसका मतलब क्या, जितना लंबा समय लगेगा, और ये 329 है, ये डॉलर रुपीस में, मतलब $329। तो जितना लंबा समय लगेगा उतना बड़ा गोल्ड में बड़ा मूव आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये 5 साल लगे, ये पूरा समय 5 साल का था, ये पूरा 5 साल का पीरियड था, 5 से 6 साल का। और अपने को ये सपोर्ट भी पता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस वो सपोर्ट के पास आके वापस उसने रिवर्स मारा। तो अपने को पता है ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। और जैसे सप्लाई जोन के ऊपर बंद हुआ तो क्लोज होता है कुछ 347 के आसपास। तो अपने को $347 में गोल्ड को खरीदना था। ईयर था 2002 में, $350 के आसपास गोल्ड खरीदना था। तो वो देखो उसका गोल्ड का रन मूवमेंट देखो, नॉन स्टॉप गया। कितना, 2002 से लेके 2011 तक, 9 ईयर से 10 ईयर्स अप्रॉक्स में गोल्ड का प्राइस $330 से $350 से वो $1920 $1930 पकड़े। तो कितना, लगभग $1900 वो पहुंच गया था। मतलब 300 का 6 गुना करे तो $1800 होता। तो उसने 6 गुना रिटर्न दिया। सिंपल, ब्रेकआउट आया, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो $1800 गया। कितने साल लगे, 5 से 6 साल उसको ब्रेकआउट रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए टाइम लगा। और जैसे ही उसने वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया, 10 साल में वो 6 गुना हो गया। जितना ज़्यादा लंबा समय लगेगा उतना ज़्यादा बड़ा मूव आएगा। तो 6 साल का मूव, उसमें आपने इंडियन रुपीस में देखा था, 3 साल का मूव था तो 60% दे दिया, 66% रिटर्न। ये तो 6 साल का था तो इसने कितना दे दिया, 6x। अब क्या हुआ, ये देखो, एक तो इसमें आपने 2 चीज़ पकड़ते, एक तो ये रेजिस्टेंस है जहाँ पर वो क्लोज हुआ, और एक ये था कि इसने कहाँ तक उसने हाई मारा। तो अपने को यहाँ पे एक 2 रेजिस्टेंस लेके चलते अपने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो कौन सा ईयर था, 2011 में। 2011 में उसके बाद वो कभी ऊपर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये भी एक रेंज था जहाँ पे वो बहुत समय तक टाइम वेस्ट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था गोल्ड। तो उसको भी अपने एक रेजिस्टेंस बना देते, ठीक। वो भी एक, तो अपना कितने रेजिस्टेंस बन गए, 1911, 1826 और 1405। तो ये देखो, जब उसने वो रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर बंद किया यहाँ पे, तो अपने को $1400 पे गोल्ड खरीदना था। वो टाइम क्या था, 1 मई 2090। तो वो छोटा ये वाला रेजिस्टेंस भी कितने साल का था, 6 साल का। ये जो टर्म था ये 6 साल का था। तो ये 6 साल के रेजिस्टेंस को उसने ब्रेक किया, तो वो $1405 से नॉन स्टॉप वो ऊपर गया, ठीक।
तो वो 6 साल का ब्रेकआउट दिया। तो इसमें भी आपने पिछले देखा था कि 6 साल के ब्रेकआउट में वो 6 गुना हो गया था। तो यहाँ पे लेकिन वो, और यहाँ पे देखेंगे कि ये भी 6 साल का ब्रेकआउट है, तो 1400 से अपने 6 गुना तो नहीं ले, अपने डबल करे तो भी 2800 हो जाए, लेकिन आपने वो उतना नहीं, क्योंकि वो लाइफ टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। ठीक, तो ये जैसे 6 साल का ब्रेक किया तो फिर उसके बाद वो नॉन स्टॉप गया। फिर क्या हुआ, फिर ये वाले रेजिस्टेंस लाइन थी, इसके ऊपर भी जाके उसने बंद कर दिया। ठीक, और उसके ऊपर जाने रुका। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, कितने साल पुराना रेजिस्टेंस है ये, लगभग 2011, 9 साल के रेजिस्टेंस के ऊपर उसने क्लोज किया है गोल्ड को। गोल्ड ने अपने रेजिस्टेंस को 9 साल, और प्राइस क्या था कुछ 1920, तो 1920 के उसके ऊपर ये देखो 31 जुलाई को उसने क्लोज भी दे दिया। आज का प्राइस आज चल रहा है कुछ 3 अगस्त, तो 31 जुलाई ने उसको 31 जुलाई महीने के एंड में उसने क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे आपने को गोल्ड में लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड के ETF या गोल्ड में फिजिकल डिलीवरी ले जाना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है 5 साल का रेजिस्टेंस था जो उसने तोड़ा वो 6 गुना हो गया। तो ये तो 10 साल का है, लगभग 9 से 10 साल, तो उसमें सोचो कितना बड़ा मूव आएगा वो। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब भी कोई चीज़ में लग रहा है कि ओ हम पीछे रह रहे, हमें जल्दी जाके खरीदना, तो रश में जो बाई करते वो नॉन स्टॉप रैली आएगी। और आपको पता है कि नीचे आएगा, गोल्ड अगर नीचे भी आता है तो ये अपने पास सपोर्ट भी है, जो रेजिस्टेंस था वो अपना सपोर्ट भी बन चुका है 1700 से 1800। लेकिन जैसे उस पर ब्रेकआउट आया, मतलब गोल्ड अपने एक तो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, ऊपर से उसने 10 साल का रेजिस्टेंस तोड़ा, तो समझ लो कि कितनी गंदी मूव आ सकती है। गंदी इन टर्म्स ऑफ मतलब बहुत बड़ी मूव जो अपने सोच नहीं सकते। और मैं कितना सोच के बैठा हूँ इसमें मूव में, वो दिखाता हूँ आपको। कम से कम $2700 तो मैं लेके चल रहा हूँ। $2700 यहाँ से लगभग अगर उसका 3000 होता है वो 50% होता है, 40% 30% तो लेके ही चलते हैं। और इसमें अपने निकालते कि वो कहाँ तक जा सकता है। एक तो ये आपको चार्ट्स पे दिखाया, अगर वो 6 गुना हो गया अगर 6 साल का ब्रेकआउट पे, तो ये 10 साल के 9 साल के ब्रेकआउट में तो आप खुद ही सोच लो, अगर डबल भी सोच लो 2000 से। और अगर इसको अपने और चेक करें, लंबे समय के लिए 6 साल 7 साल 5 साल के लिए अगर रखते हैं तो $2000 से कम वो $4000 की तो कोशिश करेगा। अब ये आपको मैं बताता हूँ, गोल्ड अगर 2000 से 4000 होता है तो इंडियन गोल्ड कितना परसेंट बढ़ा, 100% बढ़ा। इंडियन रुपीज़ में भी तो सोचो वो 100% बढ़ सकता है, लेकिन वो 100% बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो डॉलर के भाव भी बढ़ते हैं, 70 पहले 50 था, 60 हुआ, 70 हुआ, तो गोल्ड के प्राइस इन इंडियन रुपीज़ और बढ़ेंगे, गोल्ड के प्राइस इन इंडियन रुपीज़ और बढ़ेंगे। तो कम से कम इसका 4800 लंबे समय तक रखो, गोल्ड में ETF इन्वेस्ट करके रखो, या शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको बाई करना है, क्योंकि ब्रेकआउट तो उसमें आ चुका है। ये वीडियो मैं इसलिए जल्दी बनाया क्योंकि आपको लोगों को इतना बड़ा ब्रेकआउट मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जिसने यहाँ पे मिस किया होगा, यहाँ पे मिस किया होगा, लेकिन अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि 10 साल का ब्रेकआउट है, तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैं इसको गोल्ड को कम से कम 6 महीने से इसी को मैं ट्रैक कर रहा था, और मैं आपको मैं दिखाता हूँ। ये सब थे मैंने डाले थे जब गोल्ड का प्राइस 46,000 था, तब मैंने बोल दिया था कि खुला आसमान गोल्ड, मतलब स्काई इज़ द लिमिट बन चुकी थी। 46 से 55 चल रहा है अभी, 9000 तो गोल्ड के प्राइस, और गोल्ड के 9000 रुपीज़ बढ़ना पर 10 ग्राम इज़ अ बिग। उसके बाद जब ये प्राइस ऐसा बहुत समय तक घूम रहा था, मैंने बोला था ये जो रेजिस्टेंस लाइन है जिसको ब्रेक करेगा तो 52,000 आने चाहिए। 52,000 भी आ गया जब उसका प्राइस 48 था।
और जब इसका प्राइस 50,000 था तब मैंने इसका टारगेट दिया था 58, और कुछ ही एक महीना भी नहीं होगा वो भी 50 से 55,000 आ चुका है। 58,000 का भी टारगेट है, वो भी अचीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अपने को गोल्ड सस्ते में मिलेगा, लेकिन चांसेस क्या हो चुके हैं, 10 साल यूएस डॉलर में गोल्ड का ब्रेकआउट आ चुका है। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूँ, गोल्ड द अनबीटेबल एसेट क्यों बोला जाएगा इसको, गोल्ड द अनबीटेबल एसेट इसको क्यों बोला जाएगा, क्योंकि इंडियन में गोल्ड जो लोग खरीदते वो लोग कभी उसको बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर इंडिया को पहले ही बोला जाता था कि सोने की चिड़िया, तो आज भी समझ लो और फ्यूचर में भी समझ लो, जिसके पास गोल्ड है उसको कोई टेंशन नहीं। और अब मैं आपको एक बेसिक फार्मूला दिखाता हूँ कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको कैसे करना चाहिए। समझो फॉर एग्जांपल आपकी एज है 40 ईयर्स, आपके पास खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी, खुद की लैंड ज़मीनें होगी, तो समझो उनका टोटल होता है, आपके पास टोटल था 50 लाख पकड़ते, ज़मीन सब कुछ मिलाकर, गोल्ड को मिलाकर, सबको मिलाकर आपके पास कम से कम 50 लाख का टोटल आपके पास अगर सबको बेचने जाए उसकी वैल्यू निकल के आती है 50 लाख। तो आपकी एज कितनी है 40 ईयर्स, और आपको 50 लाख आपके पास टोटल है। आपकी एज का डिवाइड बाय 2 करने का, एज का डिवाइड बाय 2, 40 डिवाइड बाय 2 मतलब 20। तो 50 लाख का 20% आपके पास गोल्ड होना चाहिए। 50 लाख का 20% आपके पास गोल्ड होना चाहिए, मतलब कि आपको 10 लाख जितना तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए। जो आप गोल्ड अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो आपको वापिस बता, अगर आपकी एज 40 है और आपके पास टोटल 50 लाख है तो आपकी एज को डिवाइड बाय 2 करो, 50 लाख का 20% उतना तो आपके पास गोल्ड होना चाहिए। तो आपको कभी कुछ भी इमरजेंसी में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपकी एज 60 ईयर्स है और आपका टोटल सब कुछ मिलाकर 1 CR हो रहा है, 1 करोड़, ठीक, तो 60 ईयर्स डिवाइड बाई 2 करें तो 30, तो 1 करोड़ का 30%, मतलब आपके पास अगर सब जमीन जायदाद घर में मिलाकर अगर 1 करोड़ का है, कम से कम 30 लाख के तो आपके पास गोल्ड होने चाहिए। अगर आप गोल्ड के ETF बाई कर रहे हो, गोल्ड के ETF मतलब आप गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो सिर्फ गोल्ड के ETF से अच्छा आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो आप 60% आपके पास स्टॉक में इन्वेस्ट है, तो 20 से 30% आप गोल्ड के ETF बाई कर लो, तो वो भी आपको एक फ़ायदा रहेगा। आपके स्टॉक्स के भाव भी बढ़ेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और आपके गोल्ड की ETF भी बढ़ेगी, तो इसके बाद आपका फ़ायदा रहेगा, दोनों सब से इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक्स में वो सब मिलके, तो आप ETF में 20 से 30% इन्वेस्टमेंट करो, मैक्स 40 भी जा सकते हो, परसेंट टू परसेंट डिपेंड। और आप फिजिकल ले रहे हो गोल्ड, तो आपके पास गोल्ड की कम से कम ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। तो मेरे को ये फार्मूला जो मैंने खुद पढ़े निकाले सब, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप आई होप आपको ये फार्मूला सब अच्छे लगे होंगे। तो इसके साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये वीडियो। आई होप आपको सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक्स यू।